हेलो दोस्तों, नमस्कार। राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे, सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है। राष्ट्रपति चुनाव में किस प्रत्याशी की जीत होगी, इसका अंदाज़ा चुनाव पूर्व लगाया जा सकता है। होता यह है कि संसद में जिस दल या पार्टी के पास बहुमत होता है, राष्ट्रपति चुनाव में उस दल के प्रत्याशी के जीतने की अधिक संभावनाएं होती हैं। लेकिन आज के इस एपिसोड में भारत के राष्ट्रपति के एक ऐसे चुनाव की चर्चा जिसमें केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के प्रत्याशी की पराजय तथा निर्दलीय प्रत्याशी की विजय हुई थी। आखिर हुआ क्या था, उस चुनाव की पूरी चर्चा आगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। भारतीय गणराज्य का 5वां राष्ट्रपति चुनाव। इससे पूर्व पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का एक दलीय प्रभुत्व कायम था। केंद्र सहित अधिकांश राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, अतः परंपरा अनुसार कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार की जीत होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई और वो भारत के राष्ट्रपति बने। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में न तो इससे पूर्व कोई निर्दलीय प्रत्याशी विजयी हुआ था और न ही इसके बाद संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा कभी हुआ। भारतीय गणराज्य के 5वें राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा से पूर्व इसकी पृष्ठभूमि या इससे पूर्व घटित भारतीय राजनीति की घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। स्वतंत्रता के बाद 1951-52 में संपन्न प्रथम लोकसभा चुनाव में 490 सीटों में से 364 सीट जीतकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई। दूसरे स्थान पर 16 सीटों के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रही। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। सभी राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। दूसरा आम चुनाव 1957 में 494 लोकसभा सीटों के लिए हुए। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 371 सीटें मिली तथा दूसरे स्थान पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रही, जिसे कुल 27 सीटें प्राप्त हुई थी। केरल को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई। केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, लेकिन 2 साल बाद 1959 में वहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया और सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। तीसरा लोकसभा चुनाव 1962 में संपन्न हुआ, जिसमें 494 में से 361 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली। उसने सरकार बनाई और जवाहरलाल नेहरू तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। 29 सीटों के साथ इस बार भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे स्थान पर रही। 27 मई 1964 को प्रधानमंत्री नेहरू की अकस्मात मृत्यु हो गई। कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार नहीं थी, अतः नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस के साथ नवस्वतंत्र राष्ट्र भारत के सम्मुख कुछ कठिन प्रश्न उत्पन्न हुए, जैसे नेहरू के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा, यानी राजनीतिक उत्तराधिकार की समस्या उत्पन्न हुई। दूसरा सवाल यह था कि क्या भारत में लोकतंत्र कायम रह पाएगा या नहीं, क्योंकि बहुत सारे नवस्वतंत्र राष्ट्रों में उस समय राजनीतिक उत्तराधिकार के सवाल को शांतिपूर्ण ढंग से हल नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त भारत के सामने अनेक समस्याएं और कठिनाइयां थीं। भारत चीन सीमा विवाद का अभी भी कोई हल नहीं निकल सका था। अतः तीसरा सवाल यह था कि नेहरू के बाद जो नया नेतृत्व देश को संभालेगा, क्या उनके पास इन सभी समस्याओं का उचित समाधान होगा। इन तमाम समस्याओं के आलोक में ही 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। तमाम सलाह मशवरे के बाद कांग्रेस के संसदीय दल ने लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर मुहर लगाई। सभी लोग शास्त्री के पक्ष में थे। इस प्रकार वे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। दुर्भाग्य से शास्त्री कम ही दिन प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में अचानक उनका देहांत हो गया। ताशकंद तब भूतपूर्व सोवियत संघ का हिस्सा था। आज यह उज्बेकिस्तान की राजधानी है।
1965 में हुए भारत पाक युद्ध की समाप्ति के सिलसिले में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान से बातचीत करने तथा एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए वे ताशकंद गए थे। राजनीतिक उत्तराधिकार का प्रश्न कांग्रेस का पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। शास्त्री की मृत्यु के बाद कांग्रेस में पुनः राजनीतिक उत्तराधिकार का प्रश्न उत्पन्न हुआ। इस बार इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच सीधा मुकाबला था। मोरारजी कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता थे और इंदिरा गांधी पूर्व में कांग्रेस की अध्यक्षा रह चुकी थी। इस बार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के समूह ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का निश्चय किया, लेकिन इंदिरा गांधी के नाम पर सर्वसम्मति नहीं बन सकी। अतः निर्णय लेने के लिए कांग्रेस सांसदों ने गुप्त मतदान किया। अधिक मत इंदिरा गांधी को प्राप्त हुए। इस प्रकार इंदिरा गांधी ने भारत के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। कहा जाता है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इंदिरा गांधी का समर्थन इसलिए किया कि उनको लगता था कि इंदिरा गांधी का राजनीतिक प्रशासनिक अनुभव अधिक नहीं है, अतः सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों में वरिष्ठ नेताओं के समूह की अहम भूमिका होगी। 1967 में भारत में चौथा आम चुनाव संपन्न हुआ। यह आम चुनाव इससे पूर्व के आम चुनावों से कई मामलों में अलग था। पहला तो यह कि 1952 से 1962 तक संपन्न सभी चुनावों में कांग्रेस पार्टी का एक पक्षीय प्रभुत्व या दबदबा देखा गया। इससे पूर्व मैंने जो चुनावी आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, आप उनके अध्ययन से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए 1967 से पूर्व के काल को भारतीय राजनीति के संदर्भ में एक दलीय प्रभुत्व का दौर कहा जाता है। 1967 में जो चौथा आम चुनाव हुआ उसमें नेहरू और शास्त्री जैसे अनुभवी नेता अनुपस्थित थे। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, अतः वे ही चुनाव में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रही थी। विपक्षी दलों ने भी मजबूती के साथ चुनाव में ताल ठोकी और गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया। चुनाव परिणाम आश्चर्यजनक रहे। कांग्रेस को 520 में से मात्र 283 सीट प्राप्त हुई। 9 राज्यों की विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं हो सका। अतः स्पष्ट है कि कांग्रेस का प्रभाव इस चुनाव में काफ़ी नीचे पहुंच गया। केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन इस बार इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने के लिए सिंडिकेट से चुनौती मिली। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर अनुभवी, ताकतवर और पुराने नेताओं के समूह को कहा जाता है। अंततः इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री और मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन 1967 के चौथे आम चुनाव के परिणाम तक यह स्पष्ट हो चुका था कि कांग्रेस में 2 बड़े गुट बन चुके हैं, सिंडिकेट गुट और इंदिरा गांधी का गुट। और इसी पृष्ठभूमि पर भारतीय गणराज्य के लिए 1969 में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ यूं कि 1967 के राष्ट्रपति चुनाव में डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति तथा वीवी गिरी, जिनका पूरा नाम वराहगिरी वेंकट गिरी था, उपराष्ट्रपति चुने। 3 मई 1969 को अचानक दिल का दौरा पड़ने से राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई। अतः 1969 में ही राष्ट्रपति चुनाव हुआ और यही वह चुनाव था जिसमें कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी की पराजय तथा निर्दलीय प्रत्याशी की विजय हुई। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद संवैधानिक नियमानुसार उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि यदि कार्यवाहक राष्ट्रपति की भी मृत्यु हो जाए या वे इस्तीफा दे दें, तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा, क्योंकि राष्ट्र प्रमुख का पद रिक्त नहीं रखा जा सकता है। अतः एक एक्ट पारित किया गया जिसे प्रेसिडेंट डिस्चार्ज और ड्यूटी एक्ट कहा गया।
इसी में यह व्यवस्था की गई कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर न रहने की स्थिति में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस पद को संभालेंगे और यदि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद भी रिक्त है तब सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद को संभालेंगे। स्वतंत्रता के बाद से यह परंपरा चली आ रही थी कि उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति बनाया जाता था, लेकिन 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में इस परंपरा को तोड़ दिया गया। कांग्रेस का सिंडिकेट समूह तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरि को राष्ट्रपति बनाने के पक्ष में नहीं था। सिंडिकेट चाहते थे कि तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति बनाया जाए, जबकि इंदिरा गांधी नीलम संजीव रेड्डी के पक्ष में नहीं थी। 10 जुलाई 1969 को बेंगलौर में संपन्न कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति पद हेतु जगजीवन राम का नाम प्रस्तावित किया, लेकिन वे संख्या बल में पिछड़ गई और उन्हें कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा घोषित प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी को स्वीकार करना पड़ा। अतः कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में नीलम संजीव रेड्डी का नाम तय किया गया। दूसरी ओर निर्दलीय या स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में वीवी गिरि ने भी अपनी उम्मीदवारी घोषित कर दी। इस राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा गांधी प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नीलम संजीवा रेड्डी के खिलाफ तो नहीं गई, लेकिन उन्होंने अपने समर्थक सांसदों और विधायकों से यह अपील की कि वे अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर राष्ट्रपति चुनाव में वोट करें। यह एक तरह से वीवी गिरि के पक्ष में वोट करने की अपील थी। चुनाव परिणाम में यह देखा भी गया। 163 कांग्रेस सांसदों ने वीवी गिरि के पक्ष में मतदान किया। चुनाव में कुल 8,36,337 वोट पड़े, जिनमें से जीतने के लिए 4,18,159 मतों की आवश्यकता थी। पहली पसंद की वोटों की गिनती में कोई भी उम्मीदवार विजयी होने के लिए आवश्यक वोट प्राप्त न कर सका, अतः दूसरी पसंद की वोटों की गिनती करनी पड़ी, जिसमें वीवी गिरि को 4,20,077 मत तथा नीलम संजीव रेड्डी को 4,05,427 मत मिले। इस प्रकार भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के इतिहास में एक निर्दलीय प्रत्याशी राष्ट्रपति चुनाव में विजयी हुआ। इससे पहले यह कभी नहीं हुआ था और न ही इसके बाद हुआ। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।